नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स विद स्टूडेंट में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में एक टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन, ग्रेड 8 का चैप्टर है और हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं कबीर, प्रभ और फरहान अख्तर, नहीं फरहान रजा। ओके ठीक है, राजा बेटा है, हाँ राजा बेटा है। ओके तो चलो बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन की और थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि हमें फॉर्मूलेस कितना याद है और फिर हम एक एक शेप को समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ बच्चों कि जो पहला फॉर्मूला है, यहाँ पर हमारे सामने डायग्राम है, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका एरिया कौन सा होगा? रेक्टेंगल है, कौन सा एरिया होगा? लास्ट वाला। तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा a इंटू बी। मैंने पूछा a, ये इसका क्या हो जाएगा? a इंटू यानी कि ये हो गया। फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का? हाँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा लिखते जाना है, लिखते जाओ। ये एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, रेक्टेंगल का हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऐसे फटाफट से शेप बनाओ, ठीक है? ऐसे फटाफट से शेप बनाओ। यहाँ लिखो ए बी, लिखो एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी, ऐसे लिखना है। फिर एक स्क्वायर बनाया, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा ए, लिखो एरिया इज इक्वल टू ए इंटू ए, ऐसे लिखना शुरू करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये शॉर्ट हैंड तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। ट्रायंगल का एक ऐसे वर्टिकल लाइन बनाओ, एच बनाओ, 90 डिग्री बनाओ, ऐसे ही सेम शेप बनाओ और एरिया लिखो हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पैरेललोग्राम बनाओ। पैरेललोग्राम का बेस है बेस और हाइट कितनी है एच, तो एरिया कितना हो जाता है? बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। और एक सर्कल बना लो, सर्कल का रेडियस पाई इंटू बी स्क्वायर, ठीक है? अगर बी है, अगर रेडियस आर है तो पाई इंटू आर स्क्वायर। फटाफट से मैच करा दो और मैं तब तक इसको मैच करा देता हूँ। तो मेंसुरेशन की शुरुआत तो हो चुकी है, कुछ एरिया जैसा हमें दिख भी रहा है, ठीक है? ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। अब मेंसुरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो ज्यादातर बात आती है, वो आती है बच्चों, एक तो शब्द आता है हमारी जिंदगी में पेरीमीटर और एक शब्द आता है एरिया, ठीक है? इन दोनों का मतलब पता है किसी को, या कहाँ इस्तेमाल होता है? पेरीमीटर कहाँ इस्तेमाल होता है, एरिया कहाँ इस्तेमाल होता है? बताओ कबीर बेटा, पेरीमीटर क्या होता है? जो भी मतलब एक फिगर की बॉर्डर लाइन है। एक फिगर की बाउंड्री लाइन। कोई भी एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमने एक फिगर बना दी, ये हमने फिगर ले ली, ठीक है? ये हमने फिगर ले ली। इस फिगर की बाउंड्री लाइन अगर क्या है तो हम बोलेंगे ये है बाउंड्री लाइन। मान लो ए से एक आदमी को बोला चलने के लिए, तो एक आदमी ने चलना शुरू किया, ऐसे कहाँ पे पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। बी से वो फिर कहाँ पे चलना शुरू कर दिया? सी पे चलना शुरू कर दिया। फिर सी से चलना शुरू कर दिया कहाँ पे? डी पे। तो हमने बोला, और फिर डी से वापस चल के कहाँ पे पहुंच गया? ए पे। यानी इसके चारों तरफ ये जो बाउंड्री लाइन है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइन, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी फिगर इज, क्या बोलेंगे उसको? पेरीमीटर। क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। इन केस ऑफ सर्कल, इन केस ऑफ सर्कल उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? ठीक है, साथ साथ मेरे लिखते जाओ। पेरीमीटर इन सर्कल इज सर्कमफेरेंस। लेंथ ऑफ द बाउंड्री किसी भी फिगर की, लेंथ ऑफ द बाउंड्री कैसे निकालेंगे? उसके चारों तरफ चल के निकालेंगे। तो जैसे मान लो हमारे सामने रेक्टेंगल है, तो बोला किसी ने इसके पास लेंथ होती है, इसके पास ब्रेड्थ होती है। तो किसी ने बोला भैया 2 बार लेंथ नापी जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो 2 बार एल जुड़ेगा और 2 बार पी जुड़ेगा। पेरीमीटर में क्या जुड़ेगा? पेरीमीटर को मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो 2 बार बेटा एल जुड़ेगा
और 2 बार b जुड़ेगा, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 2 को कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो फॉर्मूला बना 2 इंटू एल प्लस, समझ में आ गया? अब किसी ने पूछा एरिया क्या होता है, चलो कबीर बताओ बेटा, एरिया क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया, एक ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जो एरिया है। एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो किसी ने बोला कि मान लो अगर हम इसको पेंट करें, क्या करें? पेंट करें। तो बोला चलो लाल कलर से पेंट करते हैं, तो बोला पेंट करते हैं। देखो मैं हाइलाइटर सही है, ये ठीक है, हाँ ठीक है। तो किसी ने बोला कि भैया हम चलो पेंट करते हैं इसको, तो बोला ये देखो हमने पेंट करना शुरू कर दिया। तो बोला अभी तो तुमने बाउंड्री पे पेंट किया है, बोला यहाँ से यहाँ तक पेंट करना है। तो मैंने अभी पेंट कितना किया? एल। कितना पेंट किया? एल। एल इंटू 1। फिर मान लो मैंने एल इंटू 2 पेंट कर दिया, फिर एल इंटू 3 पेंट कर दिया, 3 बार एल पेंट किया ना, फिर 4 बार, फिर 5 बार, 6 बार, ऐसे करते करते लास्ट में कितनी बार? ये टोटल कितना है? यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ है बताओ? बी। कितनी लेंथ है? बी। तो मैंने एल जो पेंट किया कितनी बार किया? अगर मैं बोलूं बच्चों की एल प्लस एल प्लस एल, ऐसे मैं पेंट करते जा रहा था, तो कितनी बार किया बेटा मैंने? बी टाइम्स। कितनी टाइम्स किया? बी टाइम्स। बी ही टाइम्स तो किया। ये वाली लेंथ कितनी है? बी। एल 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 कितनी बार किया? बी टाइम्स। तो यहां से एरिया क्या निकल के आया बच्चों? एरिया निकल के आया लेंथ इंटू, किसी नंबर को अगर जितने टाइम्स जोड़ते हैं तो उससे मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। अगर मैं 2 को 3 बार जोड़ दूं तो इसका मतलब 3 इंटू 2 ही तो होता है। तो एल अगर बी बार जुड़ा तो क्या हुआ वो? यानी पेरीमीटर 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 क्या बन गया? ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर और एरिया समझ में आया? पेरीमीटर और एरिया समझ में आ गया? ठीक है। तो मेंसुरेशन में आमतौर पे हम पेरीमीटर और एरिया पे ही गेम खेलते हैं। हमारे सामने एक सवाल है, ये सवाल आ गया है, मैच द फॉलोइंग फिगर्स विद देयर रेस्पेक्टिव एरियाज इन द ब्लॉक्स। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। मैं चाहूंगा, मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे बताएगा। एक बार फिर से फॉर्मूला याद कर लें, अगर अभी बिना देखे, मैं जिससे फॉर्मूला पूछूंगा वो मुझे बताएगा। कबीर बेटा मुझे बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। क्या होता है? ये पता है फॉर्मूला कैसे आता है? नहीं पता? आपको पता है कबीर? आता है? पढ़ा है? बताओ कैसे आता है बेस इंटू हाइट? ये लो, ये तो फॉर्मूले पे डाउट कर रहा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कबीर तुम बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट आपने बताया, आपको पता है कैसे आता है? नहीं बता सकता, पता है बेस इंटू हाइट। नहीं पता? तो देखो बेटा कबीर ध्यान से, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पेरीमीटर क्या होता है और एरिया किस तरीके से होता है, इसको समझने की कोशिश करना। ये जो शेप है आपके सामने क्या है? ये स्क्वायर है। क्या है? ये स्क्वायर है। तो मैं सबसे पहले पेरीमीटर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपकी पेरीमीटर बनती है। तो देख रहे हो आप, ये जो लाइन जा रही है साथ साथ, कौन सी लाइन है? सा रे बज गया, अभी क्या बजा? गा मा बजा, पा नहीं बजेगा। ये 4 ही लाइन तो है। तो ये क्या बना? ये पेरीमीटर बना। समझ में आ रहा है सबको? ओके।
ठीक है, अब मैं इसका एरिया आपको दिखाता हूँ कि एरिया किस तरीके से बनता है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। ये क्या है इसका एरिया। एक लाइन थी, लाइन को लाइन को लाइन को लाइन को लाइन को लेकर ऊपर लेके चले गए तो क्या बन गया, ये एरिया बन गया। एरिया समझ में आता है? ठीक है, अब तुम लोगों ने बोला कि पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट कैसे होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को पैरेललोग्राम दिखाता हूँ अभी, ध्यान से। पैरेललोग्राम अभी दिखाऊंगा आपको। ये दिख रहा है पैरेललोग्राम? इस पैरेललोग्राम को अगर मैं बोलूं तो ये दो ट्रायंगल से मिलके बना है। आप बोलोगे सर कैसे? दिख रहे हैं दो ट्रायंगल, दिखाता हूं तुमको। बोलो, दो ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ? इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? आप बोलोगे सर हाफ इंटू राइट। बेस इंटू हाइट, यही होगा। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, बोलो कैसे? आप बोलोगे सर कैसे? देखो बच्चों, ये जो लेंथ थी, यही लेंथ तो इसकी भी थी, तभी तो ये जुड़ा था। इसी को तो अलग किया मैंने। बोलो समझ में आ रहा है? लेंथ तो सेम ही थी, ये वाली लेंथ सेम। अच्छा, ये वाली लेंथ देखो, जो इसकी ये वाली लेंथ है, यही इसकी ये वाली लेंथ भी है। हाँ, तुम लोग नहीं मानते हो तो देखो, इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ मैं। देखो, ले आया मैंने उठा। सेम है, ज्योमेट्री से तो सेम ही है। अब मैंने बोला कि जो तीसरी वाली लेंथ है इसकी, देख सकते, मैंने बोला बच्चों कि जो तीसरी वाली लेंथ है इसकी, ये भी इसके बराबर है। तुम बोले सर कैसे? मैं बोला लो लाके दिखाता हूँ। क्या बन गया ये? अब तो ये रोम्बस बन गया। अब तो ये रोम्बस बन गया है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है क्या है ये? पैरेललोग्राम। इसका अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है तो इसका एरिया भी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को एक और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। भैया दो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, दोनों को जोड़ दिया। तो बेटा बेस इंटू हाइट को अगर मैं कॉमन ले लूँ, दोनों में है, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ, और हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बेस इंटू हाइट। लेकिन हाइट होती क्या है? हाइट होती है बेटा, ध्यान देना। क्या हो गया? कट गया? कोई नहीं, कंप्यूटर है, वापस ले आएंगे। ऐसा क्या है, कंप्यूटर में तो कुछ भी ला सकते हैं। ठीक है, तो हम दिखाते हैं। ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ। समझ में आया तुम्हें? यही था पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी मैं तुम्हें इसी पैरेललोग्राम के अंदर पे से स्क्वायर दिखाता हूँ। इसी पैरेललोग्राम के अंदर से मैं तुम्हें स्क्वायर दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। मैंने क्या करना है? मैंने बस इसको काट देना है, यहाँ से काट दिया। ठीक है, यहाँ से काट दिया। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या था? बेस था, यही बेस था। और ये जो मैंने काटा है, ये क्या है असल में? ये असल में हाइट है। ये क्या है असल में? हाइट है। ठीक है, अब मैंने ये जो काटा है बेटा, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। और जब मैंने इसको यहाँ पे लगाया तो नीचे वाली चीज़ क्या हो गई? जो ऊपर बेस है वही तो बेस है, और ये वाली चीज़ क्या हो गई? हाइट हो गई। ये हाइट ही तो थी, अभी अभी तो लिखा था मैंने हाइट। तो क्या हो गया एरिया? बेस इंटू हाइट। समझ में आ रहा है? मजा आया? जादू देख के मजा आया? नहीं आया समझ में? क्या नहीं समझ में आया? मतलब क्या किया, कैसे? मतलब मैंने उसको वहां पे सिमेट्री से
हाइट और बेस निकाला नहीं, बेस तो पहले से माना हुआ है बेटा, इसको हम बेस मानते हैं, और यहां से यहां तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम हाइट मानते हैं। तो मैंने बोला कि एरिया होता है बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी डिस्टेंस होती है? वर्टिकल। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इसी को हाइट मान लेते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये हाइट नहीं होती है, ये हाइट नहीं है। कहीं तुम लोगों को पैरेललोग्राम दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि ये मैं तुम्हारे लिए एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ, यही बना देता हूँ, अभी दिखाता हूँ पैरेललोग्राम तुम्हारे लिए। ये देखो बन गया पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम है, और अगर मैं इसको हरा कर दूं तो अब ये स्क्वायर हो गया, बना तो उसी से है मिलके। पैरेललोग्राम भी एक प्रकार से स्क्वायर ही है। तो इसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का? अगर मान लो इसको मैं हाइट बोल दूं, इस पर्टिकुलर लेंथ को मैं बोल दूं ये हाइट है, और इसको मैंने बोल दिया ये बेस है, तो एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अगर स्क्वायर है तो बेस इंटू बेस, क्योंकि साइड तो बराबर होंगी, नहीं तो ए इंटू ए या साइड स्क्वायर कुछ भी होता है। पर जो हाइट होती है आपको समझनी चाहिए कि ये है वाली हाइट होती है। कहीं तुम लोग इसको मान लो बी दे दिया, किसी ने बोल दिया कि ये ए है और ये बी है, तो बताओ एरिया क्या है इस पैरेललोग्राम का? इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है? कौन सा पैरेललोग्राम दिखाई दिया? पैरेललोग्राम दिखाई दिया, एक तो ये वाला, यहां से ये वाला, यहां से ये वाला। ये जो तुम्हारा पैरेललोग्राम है, किसी ने पूछा इसका एरिया बता दो, तो ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं? ए इंटू बी। ये नहीं करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये हाइट फाइंड करनी है और फिर हाइट से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? आया समझ में? कबीर आया? यस सर। एक पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रायंगल छुपे होते हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो बेस इंटू हाइट निकल के आता है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलते हैं बच्चों सवालों की तरफ। चलो बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है? तो हमारे सामने एक एक्सरसाइज आई है और इसके हम कुछ सवाल देखेंगे और करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो शुरू में पहला सवाल ही देख लेते हैं। पहला सवाल ये रहा हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे, एक्सरसाइज 11.1 है। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग करना शुरू करो। पहले खुद ट्राई करो, 2 मिनट का मैं समय दे देता हूँ, पढ़ना शुरू करो और करना भी शुरू करो। दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन? A square and a rectangular field measurements are as given in the figure have the same perimeter. पेरीमीटर सेम दिया हुआ है, दोनों में ही ब्रेड्थ नहीं दी हुई है। Which field has the larger area? ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर का ब्रेड्थ नहीं भी दिया हुआ है तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि स्क्वायर का लेंथ और ब्रेड्थ क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। तो स्क्वायर की लेंथ तो दी है, ब्रेड्थ भी वही होगी, तो पेरीमीटर निकल जाएगा स्क्वायर का। उससे रेक्टेंगल के पेरीमीटर को बराबर कर दोगे और वहां से फिर आपका बी निकल जाएगा, ठीक है? जब बी निकल जाएगा तो दोनों का एरिया निकल जाएगा, ठीक? चलो निकालो। बस बेटा हो गया टाइम, इससे ज्यादा देर का सवाल ही नहीं था। किसी का आया? कबीर बेटा आया? तो मैंने करा था लेकिन मैंने गलती से पेरीमीटर को एरिया मान लिया। तो फिर से करना चाहते हो? चलो फिर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो करना चाहता है वो कर सकता है, जो देखना चाहता है वो देख सकता है, ठीक है? मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ध्यान से देखो करने की विधि क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें दोनों का क्या पता होना चाहिए? ब्रेड्थ पता होना चाहिए। तो हमें दोनों का ब्रेड्थ नहीं पता है, दोनों का ब्रेड्थ नहीं पता है, लेकिन स्क्वायर का ब्रेड्थ पता चल गया कि जब ये 60 है तो ये भी 60 मीटर होगा, ठीक है?
तो हमने लिखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले आप लिखोगे Yes. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 4 240 इंटू मीटर। एस। क्या फॉर्मूला होता है 4 इंटू एस। एस क्या होती है बेटा साइड होती है, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 60 यानी कि कितना 240 मीटर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो हमने लिखा 2 इंटू एल कितना है बेटा 80 प्लस बी, बस इतना ही है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है वो 2 इंटू 80 प्लस बी इज इक्वल टू 240। यही है, पेरीमीटर दोनों के बराबर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 160 प्लस 2b इज इक्वल टू 240। तो 2b क्या हो जाएगा बच्चों 240 माइनस 160, तो 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 240 में से 160 माइनस किया तो कितना आ गया 80, तो b की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 40 मीटर। अब आते हैं एरिया, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। मैंने ए आर से रिप्रेजेंट किया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कितना हो गया 80 इंटू 40 कितना हो गया 3200, लेकिन यूनिट भी लिखनी है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है बेटा, तो हम बोलते हैं साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 60 इंटू 60 यानी कितना हो जाएगा 3600, क्या हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्यों पूछा है विच फील्ड हैज़ द लार्जर एरिया, तो लार्जर एरिया किसका बनेगा स्क्वायर का, तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर हैज़ लार्जर एरिया। नोट कर लो इसको। इस पूरी कार्रवाई में 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है, किसी को अगर ज़्यादा लग रहा है तो समझ लो कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको इस क्वेश्चन को 2 मिनट में लिखने की ज़रूरत है। बोलो बेटा नहीं आया समझ में, क्या ए टी का मतलब होता है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा क्या कि पेरीमीटर सेम पेरीमीटर, बोला क्वेश्चन ने कहा सेम पेरीमीटर, ठीक है कहा ना। तो इसका पेरीमीटर क्या था 2 इंटू 80 प्लस बी, इसका पेरीमीटर कितना था 240, तो दोनों बराबर हुए ना। तो ए टी क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से 2 इंटू 80 प्लस बी इज इक्वल टू 240। आ रही बात समझ में, पूरा नोट कर लिया, हाँ थोड़ा रह गया तो करते रहो साथ साथ। कबीर आया समझ में? यस सर। अच्छा अब मैं यहां से एक सवाल और पूछ लूं तुम लोगों से कि अगर सेम पेरीमीटर का मैं ट्रायंगल बना लूं, सेम पेरीमीटर का मैं ट्रायंगल बना लूं तो उसका एरिया ज्यादा होगा क्या स्क्वायर से या कम होगा? कम सेम होगा। कम होगा, तुक्का मार दिए कि निकाल लिए? आप दो, अच्छा निकालना है या फिर अरे तो मैंने बताने को भी बोला था, तो निकाल के तो बताओगे कि ऐसे ही बता दोगे? सर आपने ट्रायंगल का कुछ नहीं बताया ना। अरे मैंने बताया तो सेम पेरीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूं, बताया तो अभी। ओके। सेम पेरीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूं तो उसका एरिया इससे ज्यादा होगा कि इससे कम होगा, सवाल ये है तुम्हारे साथ। पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर सेम है, सवाल नहीं समझ में आया? आ रहा है सवाल समझ में? देखो पहले समझने की कोशिश करो, हमारे पास मैं यहाँ पे सेम पेरीमीटर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ सेम पेरीमीटर, ठीक है।
दो प्रकार की शेप्स होती हैं बच्चों, एक होती है रेगुलर शेप और एक होती है इर्रेगुलर शेप। ठीक है, रेगुलर शेप क्या होगी बेटा? तो सबसे छोटी जो रेगुलर शेप होती है वो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद ये होती है 3 साइड्स की, 2 साइड्स की, 4 साइड, 2 साइड की। अगर मैं 2 साइड्स ले लूं तो 2 साइड तो हमेशा ओपन होगा, क्लोज हो ही नहीं पाएगा। देखो मैंने एक लाइन खींची ऐसे और मैंने एक दूसरी लाइन खींची ऐसे, तो ये आपस में बंद तो होंगी नहीं। इसको बंद करने के लिए मुझे तीसरी लाइन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो जब मुझे तीसरी लाइन की जरूरत पड़ेगी तो मैंने बोला कि जो मेरी पहली फिगर बनेगी, सबसे छोटी फिगर, वो कितने साइड से बनेगी? वो बनेगी 3 साइड्स की। कितने साइड्स की? 3 साइड्स की। तो क्या बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इरेगुलर शेप की बात करूंगा तो क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर स्केल एंड ट्रायंगल। ये तो पता है ना, ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस। तो स्केलर और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो गया? रेगुलर फिगर नहीं है, इर्रेगुलर शेप है। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 साइड्स की बात करूं तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या बन जाएगा? तो रेक्टेंगल है, फिर क्वाड्रिलेटरल है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अलावा क्या है? क्वाड्रिलेटरल के अलावा है तुम्हारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंडर में आ गया आपके पास काइट, रोम्बस। तुम बोलोगे सर रोम्बस में तो सारी साइड्स बराबर होती हैं। रेगुलर शेप में एंगल भी बराबर होते हैं, रेगुलर शेप में एंगल भी बराबर होते हैं। फिर आपका आ गया पेंटागन। तो एक तो पेंटागन होता है और एक रेगुलर पेंटागन होता है। तो रेगुलर पेंटागन, REG लगा दिया मैंने तो मतलब क्या हो गया? रेगुलर पेंटागन। और REG नहीं लगाया तो मतलब कोई भी पेंटागन। पेंटागन मतलब कितनी साइड्स हो गई? 5। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि सेम पेरीमीटर की रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप में कंपेयर करते हैं। एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। सेम पेरीमीटर की रेगुलर और इरेगुलर शेप को कंपेयर करते हैं और सेम पेरीमीटर की 2 अलग अलग साइड्स को भी कंपेयर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जो एक में लगेगा वो सब में लग जाएगा। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं जो अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था। तो इस एग्जांपल में बेटा हम लोगों ने क्या देखा? हमारे पास था एक स्क्वायर, था ना, एक स्क्वायर हमारे पास। थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है। और इसी स्क्वायर से हमने निकाला एक रेक्टेंगल, इसी स्क्वायर से हमने निकाला एक रेक्टेंगल और उसमें हमने क्या किया? इसको थोड़ा पतला कर दिया और रेक्टेंगल ज़्यादा कर दिया। ऐसे ही था? तुम बोलोगे सर ऐसे नहीं था, इसको घुमा देते हैं। ऐसे था सर। ठीक है, खास बात क्या है? पेरीमीटर में जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। ये 60 था तो बच्चों ये कितना था? ये भी 60 था। ये 80 था तो ये कितना था? 40 था। तो हमने देखा कि इसका एरिया निकल के आया था 3200 और इसका निकल के आया था 3600। ठीक है, अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि टोटल पेरीमीटर कितना है? 240। तो मैंने बोला कि इसी से हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, इसी से हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि 80 240 को किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे टोटल कितना था? 240 था ना, कि 280 था? 240 था ना, 8 4 12 240 था ना। तो 240 को 3 से डिवाइड करें, 3 साइड्स में बटेगा, कितना हो गया? 80 हो गया। इसका अगर हमें एरिया निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं √3/4 इंटू 80 इंटू 80। 4 1 जा 4 20 जा, तो 80 इंटू 20 कितना हो गया? 1600 √3। और √3 की वैल्यू तो √4 से कम ही होती है। अगर ये √4 होता तो 2 हो जाता। मान लो अगर ये 1600 की √3 की जगह पे √4 होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 1600 इंटू 2, तो वो भी 3200 ही पहुंचती। कहने का मतलब ये हुआ है कि जितनी कम साइड्स में वो चीज़ बट रही है
उतना ही कम एरिया होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको 5 साइड में बांट दूं, इसको मैं 5 साइड में बांट दूं, मतलब मैंने एक रेगुलर पेंटागन बनाना है। मैंने क्या बनाना है? एक रेगुलर पेंटागन बना देता हूं मैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5। अब देखने में तो ये थोड़ा अजीब है, तो मैं तो हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बनाता हूँ। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, पर अभी भी तुम बोलोगे कि सर मज़ा नहीं आया। साइड्स बराबर लगनी भी तो चाहिए, साइड्स लगनी भी तो चाहिए कि रेगुलर है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये मैंने मान लिया कि मैंने एक रेगुलर पेंटागन बना दिया। इस रेगुलर पेंटागन का मुझे बताओ बच्चों, इस रेगुलर पेंटागन का हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी? हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी? 240 को किससे डिवाइड करेंगे इस बार? 5 से। तो जब हम 240 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, यानी कितना हो गया? 48। ये भी 48, ये भी 48, ये भी 48, ये भी 48। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा? पहले तो ये समझो कि ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये स्क्वायर बन गया। एक तो स्क्वायर बना है जिसका एरिया क्या है? 48 इंटू 48। क्या है एरिया? 48 इंटू 48। और एक हमारे पास क्या बना है? एक हमारे पास बचा है ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं अगले पेज पे बनाता हूँ इस फिगर को। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, फिर से बना देता हूँ एक बार। तुमको समझ में आ रहा है ना बेटा? क्या नाम है इसका? क्या नाम है बेटा? कबीर। कबीर बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर, यस। तो हम ये मान लेंगे कि इसकी हर एक साइड कितनी है? 48 48। और ये बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहीं तुम हल्के में ले लो कि सर क्या ही बता रहे हैं, काम की तो है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे सवाल आ जाएंगे कभी जिंदगी में तुम्हारे कि दो फिगर दी रहेगी, दोनों में नंबर ऑफ पॉलीगन्स अलग होंगे, दोनों की शेप अलग होगी, पेरीमीटर सेम होगा, और पूछा जाएगा विच हैव द लार्जेस्ट एरिया। तुम कैलकुलेट मत करने लग जाना, यहीं से समझ में आ जाएगा तुमको कि किसका निकलता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी 48 है और ये भी 48 है। अभी तक हमने देखा कि अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो ट्रायंगल का एरिया कितना निकल के आया था? ट्रायंगल का आया था एरिया 1600√3, याद आ रहा है? फिर रेक्टेंगल का कितना निकल के आया था? तो 3200। और स्क्वायर का कितना निकल के आया था? 3600। इसका देखते हैं बच्चों। तो इसका सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर तो एक तो ये स्क्वायर छुपा हुआ है, इसका एरिया है 48 स्क्वायर, और एक हमारे पास ट्रायंगल छुपा हुआ है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें ये तो पता ही नहीं है, हाइट तो हमें पता नहीं है, पर हाइट हम निकाल लेंगे। अब बताओ बेटा बेस कितना है? बेस तो 48 है, और यहाँ से जब मैं एक 90 डिग्री की लाइन खींचूंगा, यहाँ से जब मैं 90 डिग्री की लाइन खींचूंगा, ध्यान रखना इस बात को, तो ये बेटा इसको बाइसेक्ट करेगी 24 और 24, इसमें करेगी 24 और 24 में। तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता, अभी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता है और बेस पता है तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखना। तो हम बोलेंगे, मान लो इसको ए दे दिया नाम, इसको बी दे दिया, तो हम बोलेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सी है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करके अगर उसका अंडर रूट कर देंगे तो ये निकल के आएगा ए बी।
एक सेकंड, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, पता है पाइथागोरस थ्योरम पता है? नहीं पता? नहीं पता है तो बता देता हूँ, एक सेकंड तो लगेगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और जो बेस का स्क्वायर होता है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ये मान लो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जोड़ते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए? राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और बेस का स्क्वायर होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो किसका स्क्वायर आएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये बात पता थी पहले? नहीं पता थी? करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। तो मैंने एक स्केल ले लिया तुम्हारे सामने, ठीक है, स्केल ले लिया, तुम्हारे पास स्केल है तो तुम अपने में ड्रॉ करो। सबसे पहले तुमने ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर की लाइन। कितने की लाइन? 3 सेंटीमीटर की। खुद ड्रॉ करो और सीखो। ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे 90 डिग्री का टर्न मारना है। कितने का टर्न मारना है? 90 डिग्री का। देखो ये मैंने मार दिया। 90 डिग्री का टर्न तो अभी नहीं है, ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री का टर्न है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पर मैंने मारी 5 सेंटीमीटर की लाइन। यहाँ पे मैंने कितनी खींची? ये 5, सॉरी, यहाँ पे मैंने खींची बच्चों 4 सेंटीमीटर की लाइन। कितने की खींची? 4 सेंटीमीटर की। दिख रहा है तुमको? ये देखिए 4 सेंटीमीटर की लाइन, तो थोड़ा सा खींच देता हूँ, 4, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है मैंने, अभी बनाया नहीं है पूरा। इसमें मैंने इसको 3 सेंटीमीटर खींचा, तुम भी खींच के देख लो, और इसको 4 सेंटीमीटर खींचा। मेक श्योर किया कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो मैं बता दूं कि बिना नापे मैं बता दूंगा, बिना नापे ही मैं बता दूंगा कि जो मेरी तीसरी वाली साइड है ये 5 सेंटीमीटर की होगी। कितने की होगी? 5 सेंटीमीटर की। देख लेते हैं अब, जादू है, देख लेना हमेशा। आ रही है 5? देखो यहाँ भी आ रही है, आई कि नहीं आई? तो क्यों आई बेटा? वो इसलिए आई क्योंकि ये थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, इन एनी, लिख भी लो चाहे तो, पाइथागोरस थ्योरम लिख लो इसके नाम से, आगे भी काम आएगी, पाइथागोरस थ्योरम। और मैंने तो बहुत डिटेल में पढ़ाया भी है इसको, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। कबीर आपको तो पढ़ाया है? यस। ठीक है। तो इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, in any right angle triangle, the sum of the squares of base and perpendicular is equal to square of hypotenuse, square of हाइपोटेन्यूस। कोई पूछे सर हाइपोटेन्यूस क्या है, तो हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हमेशा क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और बाकी दोनों साइड को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं बेस और एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। आ रहा है समझ में? लिख लो इसको, फिर हम चलते हैं अगले पेज पे, पिछले वाले पेज पे। क्या बेटा? तो एक चीज पूछनी थी, मेरे हाँ दिमाग में बहुत बेकार सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो।
नॉर्मली ये होता है कि जब भी सीधे डिस्टेंस में मतलब सीधी लाइन में डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हम्म। जल्दी से होता है। और लेकिन जैसे अभी आपने इसका हाइपोटेन्यूज निकाला ट्रायंगल से, इसमें सीधा डिस्टेंस जब बेस और हाइट से ज्यादा है तो फिर वो जल्दी कैसे ट्रैवल। नहीं, मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझ पाया, एक बार फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? बेस और हाइट जो है उनका, बेस बेस और हाइट क्या? बेस और हाइट अगर मान लो हम एक डिस्टेंस चल के ट्रैवल करें तो हम्म। अगर हम बेस और हाइट वाले तरीके से जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ से लेकिन यहाँ तक अगर हम, जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हाँ और यहाँ से यहाँ कम लगेगा। हाँ हाँ, वो तो है ही बेटा, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 3 + 4 7 सेंटीमीटर लगेगा ना, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो 5 सेंटीमीटर लगेगा। तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये भी तो एक थ्योरम है। किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूल क्या है कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से यहां तक जो हम जा रहे हैं इसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो मान लो ए से बी पे गए और बी से सी पे गए, हमने ए से सी का पाथ चूज किया वाया बी, तो हमने इसको बोला ये हो गई डिस्टेंस। और जब हम ए से डायरेक्ट सी पे गए वाया हाइपोटेन्यूस, तो इसको हमने बोला बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में एक टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। अगर तुम घूम के वापस यहीं आ जाते तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। क्या हो जाता? 0। और जब हम बोलते हैं ना वर्क डन, वर्क डन देखो फिजिक्स में होगा, जब आएगा वर्क पावर एंड एनर्जी, जब साइंस पढ़ोगे तुम लोग, तो उसमें वर्क डन का फॉर्मूला होता है दोस्तों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुमने दीवार को धक्का मारा है, 10 न्यूटन से धक्का मार रहे हो लगातार, तो आप कोई काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि दीवार तो हिली ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तुम यहाँ से चेयर उठा के यहाँ ले गए, वापस उठा के यहाँ ले आए, बोले शाम को भैया पैसे दे दो मैंने काम किया बोला वर्क डन बताओ फिजिक्स में, बोला 0, पैसे तो मिलेंगे नहीं। आया कबीर समझ में बेटा? यस। तो जब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, अब देखो ध्यान से पाइथागोरस थ्योरम से देखो बेटा, 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 9 + 16 कितना हुआ? 25। और इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? 5। तो ये 5 इसीलिए आया क्योंकि ये इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। समझ में आया? तो ऐसे ही इस सवाल में जब हम आएंगे, इस वाले सवाल में आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? 48 स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब थोड़े बड़े हो जाओ, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करी जाएगी। कौन सी? 48 + 24 एंड 48 - 24। कोई स्क्वायर निकालने लग जाए टाइम लग जाता है, तो इसको जोड़ दिया 8 × 4 = 12, 4 × 2 = 6 = 7, और इसको माइनस किया तो ये 24 हो गया। 24 × 72 करना आसान हो गया 24, तो ये हो गया 72 × 24। 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, तो 8 2 4 3 7 कितना आ गया? 1728। कितना आया? 1728। तो इसका एरिया कितना हुआ बेटा? हाँ, इसका अंडर रूट, इसका हमें क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा बेटा? ए बी हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1728। तो हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं पता है तुम लोगों को? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे, हम इसको, चलो ये तो यहीं पे मिल ही गया हमें, 72 × 24 तो लिखा ही था हमने, यही आया था ना। 72 को हमने लिख दिया 24 × 3, तो दो 24 में से एक 24 बाहर आ जाएगा। तो अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है 1728 का, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 24² × 3। ये बात समझो।
1728 आया कैसे था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 72 कैसे आता है, 24 3 जा, तो 1728 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 24 स्क्वायर इंटू 3, एक 24 बाहर निकाल लिया, तो क्या आ गया हमारा ए बी कितना आया बच्चों, 24√3, कितना आया 24√3। अब एरिया निकालते हैं, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 48 इंटू √3, तो 2 1 जा 2 24 जा, तो कितना हो गया 24√3। तो हमारे पास कितना था अभी तक एरिया, अभी तक एरिया कितना आ गया था, 48 का स्क्वायर कितना था हमारा, 48 का स्क्वायर होता है हमारा, ध्यान से देखो, तो 25 में कितना कम है, 2 कम है, तो हम बोलेंगे 23 और 8804, कितना होता है 2304, तो ये हो गया बेटा 2304 प्लस 24 इंटू √3, तो 24 इंटू √3 करेंगे तो 48 के आसपास ही आएगा, पर उससे तो कम ही आ रहा है। बोलो 3600 तो नहीं पहुंच पाएगा, पहुंच जाएगा, पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा। तो इससे कोई खास बात तो निकल के आई नहीं, बस हमें ये पता चला कि रेगुलर पेंटागन का एरिया रेगुलर स्क्वायर से कम निकला। अगर वो 60 सेंटीमीटर है, 360 सेंटीमीटर की हमने पाइप अगर एक स्क्वायर के रूप में बनाई और अगर हमने उसी का पेंटागन बना दिया, तो पेंटागन का जो एरिया है (48) ठीक है। चलो इसको बाद में फिर डिस्कस करेंगे, अभी तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अगले सवाल पे, फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, ठीक है। यहाँ से कोई निष्कर्ष अभी मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, वो मैं गलत चीज़ें बताना नहीं चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure। तो फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, यह है उसका स्क्वायर प्लॉट मिसेस कौशिक का। फिगर देखो ध्यान से, मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट with the measurement as shown in the figure, she wants to construct a house in the middle of the plot। ये जो प्लॉट है उसका, कहाँ देख रहे हो तुम, आंखों से बाल ही निकालते रहोगे क्या पूरे दिन, हाँ आंखों को गंजा कर देना, ऐसे ऐसे करके क्या मजा आता है। तो हमारे पास एक स्क्वायर प्लॉट है, उसके अंदर उसने एक घर बनाना है, क्या बनाना है, घर बनाना है। मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद ए मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर, शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, मिडिल में बनाना है। एक गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, उसके चारों तरफ एक गार्डन डेवलप किया जाएगा। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। यानी हमें पहले तो इसके चारों तरफ का एरिया निकालना है और उसके बाद हमें उसको 55 से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, हमें इसके चारों तरफ का एरिया निकालना है, गार्डन का एरिया, तो बहुत आराम से निकल जाएगा बच्चों। कैसे, अगर मैं बड़े वाले स्क्वायर में से, ये सोचो, ये जो हमारी बड़ी वाली फिगर है एक, ये वाली फिगर दिख रही है, इस फिगर में से अगर मैं इस वाली फिगर को माइनस कर दूं, इस वाली फिगर को माइनस कर दूं, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर दूं, तो बाकी बचा गार्डन का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। ठीक है, एरिया ऑफ प्लॉट किस शेप का है, प्लॉट किस शेप का है, स्क्वायर का, तो 25 स्क्वायर माइनस ये कितना है 15 स्क्वायर। ठीक है, तो तुम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज कर सकते हो या वैल्यू निकाल सकते हो। तो 2 3 जा 6 25 और 1 2 जा 2 2 25, कितना आंसर हो गया
400 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? सर घर तो रेक्टेंगल है। घर रेक्टेंगल है, सॉरी, तो इसको हमने लिखा है। आंसर 325। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चे जगे हुए हैं। तो कितना हो गया? 15 इंटू 20, 15 इंटू 20, तो 15 टू जा कितना होता है? 300। तो आंसर आएगा 325 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? एरिया ऑफ द गार्डन कितना आया बेटा? 325 मीटर स्क्वायर। प्रब बेटा आया समझ में? तो हमने क्या करना है, इसी 325 को मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 55 से। देयरफॉर कॉस्ट, किस चीज़ की कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन इज इक्वल टू 325 इंटू 55। ठीक है, तो 325 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो 5 5 या 25, 5 2 या 10 प्लस 2 12, 5 3 या 15 1 16। तो फिर से दोबारा 1625 लिख देंगे। तो 5 7 8 7 1। हमारा आंसर क्या आया? 17875। क्या पैसा? दिनार, रुपए। आ रहा है समझ में? हाँ, इसके बाकी के क्वेश्चंस आप लोग घर जाके होमवर्क में कैंसिल करना। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की क्लास यहीं एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।